unchastity and even delivery of illegitimate child does not amount to fraud under English and Indian law. इंडियन लॉ, भारतीय लॉ और इंग्लिश लॉ के नजर में ये जो कंसीलमेंट है, जिसमें हम प्री मैरिज अनचेस्टिटी की बात करते हैं, कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं, कितनी बार सेक्सुअल इंटरकोर्स किए हैं, कहां पे गए हैं, किसके रूम पे गए हैं, कहां घूमने गए हैं, तमाम तरीके की चीजें इसमें आ सकती हैं। किसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहे हैं, किसके साथ आपने क्या किया है, तमाम चीजों का जिक्र इसमें किया जा सकता है। और ये भी इंक्लूडेड है कि जो लिविंग रिलेशनशिप में आप रहा है तो क्या उससे कोई बच्चे भी हुए हैं, क्या कुछ इस तरीके के इलिजिटिमेट चाइल्ड भी हुए हैं आपकी, उनकी डिलीवरी आपने करी है। इस तमाम चीज को यदि आप छुपा भी लेते हैं तो लॉ के नजर में ये फ्रॉड नहीं कहलाता है, वो कंसीलमेंट ऑफ अनचेस्टिटी के टॉपिक में हम पढ़ते हैं। तो ये बात क्लियर हो गया कि कंसीलमेंट ऑफ प्री मैरिज अनचेस्टिटी एंड इवन डिलीवरी ऑफ इलिजिटिमेट चाइल्ड डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अंडर इंग्लिश एंड इंडियन लॉ। समझ में आ गया बात को? डज नॉट अमाउंट टू फ्रॉड अंडर इंग्लिश एंड इंडियन लॉ। ठीक है। अब देखिए केस है इसमें इन हरभजन वर्सेस ब्रिजवाला केस में, इसमें क्या कहा गया है, 1964 का केस है, पंजाब हाई कोर्ट का केस है। कहता है कि एश्योरेंस ऑफ रिस्पोंडेंट्स फादर एट द टाइम ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज दैट द गर्ल वाज वर्जिन। अब देखिए उन दिनों ये चीजें भी पूछी जाती थी कि क्या गर्ल वर्जिन है या नहीं है। आज के डेट में इसका कोई खास सिग्निफिकेंस नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम एक ऐसे सोसाइटी की बात कर रहे हैं उन दिनों में जो पेट्रियार्कल इन नेचर था। आजकल हम वुमेन एम्पावरमेंट और तमाम तरीकों की बातें करते हैं और चीजें अलग तरीके से बदल रही हैं। और आज के परिप्रेक्ष्य में यदि बात करें तो हार्डली ये मैटर करता है कि लड़की वर्जिन है या नहीं है ये चीज। तो उसमें कहा गया है कि 19 ये वाले केस में कि एश्योरेंस ऑफ द रिस्पोंडेंट फादर, जो लड़की के पापा ने कहा कि नहीं मेरी जो बच्ची है वो वर्जिन है, तो एश्योरेंस ऑफ रिस्पोंडेंट फादर एट द टाइम ऑफ सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज, कब किया? सोलमनाइजेशन ऑफ मैरिज एट द टाइम, जब मैरिज होने वाला था, हो रहा था, उस समय की बात कर रही है। दैट द गर्ल वाज वर्जिन though later it was found that she had given birth to a child before marriage was held not to amount the fraud। अब देखिए क्या हुआ कि शादी के समय जब लड़के ने पूछा लड़की के बाप को कि क्या जी ये बताइए कि लड़की वर्जिन है या नहीं है, तो लड़की के बाप ने ये कहा कि हाँ जी वर्जिन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में जब शादी हो गई इस बात पे, और उसके बाद जब चर्चा हुआ, ये चीजें निकल करके आई कि ये जो लड़की है पहले इसका कहीं और शादी रहा होगा, चक्कर रहा होगा, व्हाट एवर यू कॉल, और उसमें एक बच्चे को डिलीवर भी इसने किया है। और उस सिचुएशन में क्या हुआ कि हस्बैंड जो है अब बोला कि आपने तो फ्रॉड करा है, क्योंकि आपके पिताजी से जब मैंने पूछा था तो उन्होंने कहा था कि यू आर वर्जिन, और अब ये मुझे ये पता चल रहा है कि आपकी तो बच्चे की डिलीवरी भी हुई है। तो जब बच्चे की डिलीवरी हुई है तो वर्जिन कैसे हो सकते हैं? बहुत तरीके की चीजें इसमें हो सकती है। तो यहाँ पे बात आया कि क्या ये फ्रॉड होगा या नहीं होगा, फ्रॉड के डिफिनेशन में ये सेट कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस पे बात पे ये चीज हुआ। तो कोर्ट ने फाइंड किया कि ये जो चीज है ये फ्रॉड नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिए। given birth to the child before marriage was held not to amount to fraud। इन सुरजीत वर्सेस हीराचंद और भी केस हम देखते हैं, उसमें देखिए क्या होता है, क्योंकि लॉ में हम क्या करते हैं, केसेस के माध्यम से ही चीजों को समझ सकते हैं। यदि केस हम नहीं पढ़ेंगे तो फिर हम एग्जाम्पल नहीं दे सकते। ये नॉर्मल चीज नहीं है कि जो मन में आए एग्जाम्पल आप दे देंगे, नहीं दे सकते, वो प्रेसिडेंट होना ही चाहिए। तो इस केस में देखते हैं क्या होता है। It was observed that an express misrepresentation by a woman as to her chastity does not by itself amount to fraud। यहाँ भी ये जो चीज है यहाँ पे कंसील करा गया, मिसरिप्रेजेंटेशन एक्चुअली करा गया, और इसको भी कोर्ट ने पाया कि ये भी जो है फ्रॉड की जो बात की जाती है वो उसमें नहीं आता है। आगे देखते हैं, द हस्बैंड शुड मेक स्पेसिफिक इंक्वायरीज फ्रॉम द गर्ल्स रिलेशन एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन ऑफ द मैरिज। कोर्ट ने ये पाया कि भैया ऐसा है, जो भी तुमको करना है एट द टाइम ऑफ मैरिज कर लो, जितना इंक्वायरी करना है इधर से उधर से पता करना है, जितने सोर्सेस लगाने हैं आप लगा लो, और ड्यूरिंग द मैरिज ये कंफर्म कर लो। एक बार शादी हो गई उसके बाद इस बात का कोई मतलब नहीं रह जाता कि ये जो लड़की है इसका 5 और बॉयफ्रेंड रहे हैं इनके पहले, शादी के पहले, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बात को लेकर के यदि आप कोर्ट में जाएंगे तो वहां से आपको लौट करके आना ही पड़ेगा, कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वहां पे कोर्ट कहेगा कि भैया ये तो आपका काम था, आप पहले पता कर लेते ना, और उसके बाद आपकी मर्जी नहीं होती तो नहीं करते शादी, जबरदस्ती वाली बात तो थी नहीं। लेकिन ड्यूरिंग द मैरिज आप सो रहे थे क्या?
क्या कर रहे थे। तो ये जब हम प्रॉपर्टी लॉ की भी बात करते हैं वहां भी चीजें आपको ये इस तरीके की मिलेगी, जिसमें मान के चलिए कि आप कोई जमीन जायदाद को खरीद लेते हैं, और जब आप खरीदते हैं तो ये इंश्योर करना होता है आपको कि क्या ये जमीन जो है वो बिल्कुल सही है या नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जो व्यक्ति आपको ये जमीन बेच रहा है वो उसका है ही नहीं, इसका जो ऑनर है वो कोई और है। तो ये कैसे करेंगे, आप रजिस्ट्रार के पास जाएंगे, जो लैंड के ब्यौरा रखता है उसके पास जाएंगे और वहां से चेक कराएंगे कि हाँ भैया ये वाला प्लॉट यहाँ पे है, देखिए किसके नाम पे है, किस तरीके की रसीदें हैं, सारा चीज चेक कराएंगे ना, उसके बाद लेंगे। और यदि आपने ऐसा नहीं किया और बाद में पता चला कि नहीं भाई साहब ये जो जमीन आपने खरीदा है वो जमीन तो उसका था ही नहीं, वो किसी और का था, या फिर डिस्प्यूटेड लैंड था, बहुत तरीके की चीजें इसमें हो सकती है। तो उस सिचुएशन में भी आपको यहाँ पे कोर्ट ये देखेगी कि ड्यूरिंग परचेज, जब आप परचेज कर रहे थे लैंड, तो क्या आप जो रेलेवेंट जो चीजें हैं वो पता करने का प्रयास आपने किया या नहीं किया। यदि किया तो अलग तरीके से चीजें चलेगी, यदि नहीं किया, यू वेर इग्नोरेंट, तो चीजें अलग तरीके से चलेगी। ठीक उसी प्रकार से यहां भी लॉ का कंसेप्ट कुछ इस तरीके से यहां पे चलता है। इसमें कहा गया है कि जब आप शादी कर रहे हो वहां पे ही आप जितना सोर्स लगाना है, जो करना है, सीबीआई बिठा लो, आप जो करना है करो, लेकिन उसी समय तक। बाद में ये नहीं बोलना है कि भैया इसके तो और 3 बॉयफ्रेंड थे, अब नहीं रहना मुझके साथ, ये क्या बात होगा। तो ये जो चीज है यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। फिर कहता है, यहां पे मैं दोबारा कहता हूं कि द हस्बैंड शुड मेक स्पेसिफिक इंक्वायरीज फ्रॉम द गर्ल्स रिलेशंस at the time of negotiation of the marriage. It is only then he should be able to show that though the relations of the girl were aware of her past unchastity, they mislead him. तो ये जो चीज यदि आप नहीं करेंगे, नहीं पता करेंगे, तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये फ्रॉड है, ये मिसलीड है। आपको ही करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका काम है। आगे हम देखते हैं, कहता है कि जनरल ऑब्जर्वेशन बाय द रिलेशन दैट द गर्ल इज गुड डज नॉट अमाउंट टू ऑब्टेनिंग कंसेंट ऑफ द हस्बैंड बाय फ्रॉड। अब देखिए दूसरा केस है, कहता है कि इन पी वर्सेस के हेल्ड दैट द सेपरेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ द इमोरल लाइफ बिफोर द मैरिज वुड बी अ फ्रॉड। अब यहाँ पे केस इसमें कहा गया कि पी वर्सेस केस में हेल्ड दैट द सेपरेशन ऑफ द फैक्ट ऑफ द इमोरल लाइफ, कुछ इमोरल लाइफ के बारे में आपने क्या किया कि मैरिज बिफोर द मैरिज कुछ इमोरल लाइफ आपने कुछ ऐसा किया विच वाज इमोरल इन लॉ, और उसको आपने कंसील किया। उस सिचुएशन में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रॉड इस केस में माना गया है। एक्चुअली ये भी जो केसेस होते हैं ये उतार चढ़ाव के बात होती है। इसमें कई बार कोर्ट मानती है, कई बार नहीं मानती है, कई बार दो कोर्ट का अलग अलग व्यू होता है और फाइनली सेटअप होता है सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। तो ये सारी चीजें आपको देखना पड़ेगा जब भी आपको आंसर लिखना होगा, तो इन तमाम पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए आंसर लिखना पड़ेगा। हमेशा डिप्लोमेटिक लिखने का प्रयास करें, कभी भी बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ में आंसर लिखने का प्रयास नहीं करें। ये बात समझ में आ गया। चलिए देखते हैं कि इट इज सबमिटेड दैट इन द मॉडर्न सोसाइटी, अब ये मॉडर्न सोसाइटी की बात कर रहा है, इट इज सबमिटेड दैट इन द मॉडर्न सोसाइटी वेयर द आउटलुक as to virginity has totally changed, this should not be treated as a material fact about the respondent girl. मैंने आपको बताया था कि जब भी हम फोर्स की बात करते हैं, जब भी हम फ्रॉड की बात करते हैं, तो हम इस बात पे ज्यादा तवज्जो देते हैं कि ये क्या मटेरियल फैक्ट है दोनों के लाइफ का या नहीं। यदि मटेरियल फैक्ट है जिसके कारण शादी पे डायरेक्ट असर पड़ सकता है, उस सिचुएशन में हम उसको फोर्सफुल भी मानते थे और अब यहाँ पे फ्रॉड के कैटेगरी में भी मानेंगे। लेकिन यदि ये मटेरियल फैक्ट नहीं है तो हम इसको नहीं मानते हैं। अब ये कैसे प्रूफ होगा कि कौन सा मटेरियल फैक्ट है या नहीं है, ये केस टू केस डिपेंड करता है, लॉयर के स्किल पे डिपेंड करता है, सिचुएशन पे डिपेंड करता है, हर एक केस का फैक्ट का सर्कमस्टांसेस पे डिपेंड करता है कि ये चीजें होगी या नहीं होगी। यहाँ पे कहता है कि फर्दर अब देखिए इस बात को भी समझना पड़ेगा, कोर्ट इस बात को भी तवज्जो दिया है कि आप वर्जिनिटी के पीछे क्यों पागल हो रहे हो, ऐसा हो क्या हो गया। अब देखिए यहां पे क्या कहता है कि फर्दर मैन्स चेस्टिटी, अब यदि हम एक मर्द के चेस्टिटी की बात करते हैं तो कैसे प्रूव करेंगे। यदि लड़की मांगने लगे कि आप क्या किसी और के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स किए हैं, कुछ इस तरह की बातें आप यदि बोल देते हो कि नहीं किए हैं, आप कहते हो कि नहीं किए हैं, तो कैसे प्रूफ होगा, फिर वो बड़ा हार्ड हो जाएगा प्रूफ करना। लड़की तो फंस जाएगी क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रेगनेंसी होती है और डिलीवरी होती है, वो लड़की का बाय गॉड इट्स अ गॉड गिफ्ट। इन दैट सिचुएशन वो तो चलो ठीक है, कई मामलों में वो चीजें वो हो जाएगी, लेकिन
मर्द के लिए ये काफी मुश्किल हो जाएगा ये प्रूफ करना कि क्या ये बच्चा इसी का है, क्योंकि डीएनए टेस्ट वगैरह अलाउड नहीं है, बहुत तरीके की चीजें होती है, और इतना करता कौन है। वही चीज यहाँ पे कंपेयर करते हुए जज साहब लिखते हैं कि फर्दर मोर ए मैन चेस्टिटी इज हार्डली क्वेश्चन, और मैन की चेस्टिटी हार्डली क्वेश्चन किया जाता है। अरे प्रूफ होगा नहीं होगा तो बात की बात है, क्वेश्चन ही कम हो रहा है, क्वेश्चन ही नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि सोसाइटी जो है पेट्रियार्कल था, मैन के द्वारा डोमिनेटेड था, और हमेशा से मैंने आपको पहले भी बताया है कि सती जैसा प्रथा था, प्रथा ना कहें तो ज्यादा अच्छा हुआ, ये कुप्रथा था। कुप्रथा मतलब खराब प्रथा होता है, और हमारे हिंदू रिलीजन से ये जुड़ा हुआ था। इस बात से हमें इनकार नहीं करना चाहिए। जो गलत चीज है हर एक रिलीजन में होता है, उसको खत्म करना चाहिए, तभी एक रिलीजन सही तरीके से सही मायने में आगे बढ़ सकता है, डेवलप कर सकता है। इस सिचुएशन में हम यहाँ पे कह रहे हैं कि फर्दर मोर मैन जस्टिस इज हार्डली क्वेश्चन एंड ऑल्सो इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड अबाउट इट। और ये क्वेश्चन भी कम हो रहा है, और यदि क्वेश्चन हो भी जाए तो पता कैसे चलेगा? बहुत मुश्किल हो जाएगा। लड़की के बारे में आप क्यों पूछ रहे हो फिर, वर्जिन है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? यदि आपने शादी कर लिया है तो ठीक है, इट्स ओके फाइन। तो जो भी आपको पूछ पाछ करना है आप शादी से पहले कर लो, उसके बाद उसका कितना बॉयफ्रेंड रहा है, उसका क्या बच्चा हुआ है या नहीं हुआ है, हार्डली मैटर्स। बाद में इस बात को लेकर के कोर्ट में आप नहीं आ जाना। तो कुल मिलाकर के ये जो वाइडेबल मैरिज की हम बात कर रहे थे उसमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो ये चीज हमने खत्म किया। अब आके हम दूसरा टॉपिक हम कंसीलमेंट ऑफ इलिजिटिमेसी की बात यहाँ पे करेंगे।